हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक कर एक सब्जेक्ट है एम फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये लगभग कॉमन है सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे आप कोग्नोसी से हों, चाहे फार्मास्यूटिक्स से हों, चाहे केमिस्ट्री से हों। तो एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना जो हर ब्रांच में कॉमन है, एंड चूँकि इंस्ट्रूमेंटल 7th सेम बैचलर्स में भी रही होती है, लेकिन लोगों को उसको इतना आसानी से समझ नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हम लोग कैसे नॉलेज गेन कर सकेंगे, ना कि केवल पास हो सकेंगे। पास होना आसान है, एम फॉर्म स्टूडेंट हैं, लेकिन नॉलेज गेन करना उतना ही कंपैरेटिवली हार्ड है। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एम फॉर्म फर्स्ट सेम के 3 से 4 ब्रांचेस का एक सब्जेक्ट है, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक। उसका एक टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताने की कोशिश करूँगा, और जहाँ तक ये वीडियो हमारा जाएगा हम फोकस्ड रहेंगे एम फॉर्म फर्स्ट सेम के एमपैट के सिलेबस पे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, तो कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो हमें ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्यों, कैसे ये है, और क्या है, क्यों है, कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो अब आप लोग सब लोग अवगत हो गए होंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि किसी भी चीज़ को नापना, मापना, मेज़रमेंट। और हमें एनालिटिकल टेक्निक में क्या करना होता है, हमारे सैंपल को मेज़र ही करना होता है। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एनएमआर क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। एनएमआर इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR spectroscopy is the study of spin changes at the nuclear level when radio frequency energy is absorbed in the presence of magnetic field। पहली चीज़, न्यूक्लियर मैग्नेटिक। पहला इन्वॉल्वमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी मैग्नेट का। दूसरा इन्वॉल्वमेंट होगा न्यूक्लियस या न्यूक्लियर एनर्जी का। दो चीज़ों के बेसिस पे जब हम लोग किसी सैंपल को आइडेंटिफाई या एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी टेक्निक कहलाएगी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम लोग न्यूक्लियर लेवल पे जाके न्यूक्लियस के स्पिन चेंजेस को ऑब्ज़र्व या स्टडी करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जनरली एक ओवरव्यू बनाने की कोशिश करूँ यदि मैं पहले, तो जो न्यूक्लियस होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सैंपल का, वो अपने एक ओन एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। इतना आप सबको पता होगा, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होती है। सो when they are rotating on their own axis, then we have a point कि अगर हम लोग उस रोटेशन को सिमिलर एक डायरेक्शन में कर लें और हम पता कर लें कि कितने न्यूक्लियस हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इतने इतने न्यूक्लियस हैं, और ये न्यूक्लियस होने की वजह से ये कंपाउंड हो सकता है। यह एक मापन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द मेजरमेंट टेक्निक। सो व्हेन प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन, हम लोग एनएमआर में प्रोटॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात बाकी किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कभी ना कभी होगी। आज प्रोटॉन की बात करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसे पीएमआर या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी बोलते हैं। व्हेन अदर न्यूक्लियाई लाइक C13, F19, Cl35 एटसेट्रा इज यूज्ड, एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज एनएमआर। जब उनके पूरे न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तब वो एनएमआर की स्टडी हो जाती है। जनरली इन प्रैक्टिस द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एनएमआर स्पेक्ट्रा। आपको भी डाउट हुआ होगा कि मैंने पीएमआर को अलग बोला, एनएमआर को अलग बोला, लेकिन एनएमआर पीएमआर के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, और पीएमआर को ही हम एनएमआर बोलते हैं। सो जनरली न्यूक्लियाई विथ ऑड मास नंबर गिव एनएमआर स्पेक्ट्रा। अब पहली चीज़ कि हर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपनी एक लिमिटेशन है। सो पहली लिमिटेशन या पहली बाउंडनेस ऑफ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ दिस कि जिनका ऑड मास नंबर होगा, जिन भी न्यूक्लियस का, केवल वही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे, इवन वाले नहीं देंगे। लाइक ऊपर जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, C13, F19, Cl35, ये सब ऑड मास नंबर्स हैं, बिकॉज दे हैव एसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि इनमें सिमेट्री नहीं होती, और सिमेट्री हो जाएगी तो चांसेस ऑफ कैंसलेशन ऑफ स्टडी होंगे, चांसेस ऑफ कैंसलेशन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होंगे। क्यों? क्योंकि पहले लाइन में क्या लिखा था, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो न्यूक्लियस, और यूनी डायरेक्शनल या जस्ट अपोजिट टू दैट मैग्नेटिक फील्ड या फिर पैरेलल टू दैट मैग्नेटिक फील्ड होने की कोशिश करते हैं। आगे डायग्राम्स की हेल्प से इसको बताने की कोशिश करूँगा, अभी केवल समझने की कोशिश करिए। सो स्पिन क्वांटम नंबर फॉर सच न्यूक्लाई विल बी 1/2, 3/2, 5/2। एज आई हैव सेड, ऑड मास नंबर होगा
तो ऑड क्वांटम नंबर्स आते रहेंगे। 1h इट इज़ 1/2, देयरफॉर 2i+1 ओरिएंटेशन। जब एक प्रोटॉन होगा तो 2i+ ओरिएंटेशन होगा। वन इज़ ग्राउंड स्टेट एंड अदर वन इज़ एक्साइटेड स्टेट। दो स्टेट होंगे, एक स्टेट वो जहाँ न्यूक्लिया ऑलरेडी पड़ा होगा, दूसरी स्टेट में हम लोग एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करवाएंगे, बाहर से उसे प्रोवाइड कराएंगे और उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजने की कोशिश करेंगे। अदर न्यूक्लियाई जिनके पास इवन का मास नंबर है वो सीधा सीधा मैटर है, सिमेट्रिकल चार्ज हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है कि 6 यूनिडायरेक्शनल हो जाएं पैरेलली और 6 यूनिडायरेक्शनल हो जाएं अपोजिट। यदि C12 है तो हमें कोई भी जो है ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी, तो इवन वाले नहीं देंगे, ऑड वाले देंगे, इसीलिए C13 हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की लिमिटेशंस की अगर बात करें इसी के साथ साथ, तो लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। C13 का कहीं पाया जाएगा, 1% अबंडेंस है इसका नेचर में, तो यानी ये कॉस्टली है। लिमिटेशन C13 पे बेस्ड है, C13 पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं जो चीज़ें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टाइप की हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की, क्या है, कैसे होता है। तो कैसे होता है नोन एज प्रिंसिपल, क्या है ये अब तक हमने जानने की कोशिश की। प्रिंसिपल एनी प्रोटॉन और न्यूक्लियस विथ ऑड मास नंबर स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो मैंने यही कहा, या तो प्रोटॉन घूम रहा होगा या न्यूक्लियस घूम रहा होगा। न्यूक्लियस के आसपास प्रोटॉन घूमते रहते हैं। हम लोग यहाँ जनरली प्रोटॉन की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रोटॉन का घूमना आप बचपन से पढ़ते आए हो। प्रोटॉन और न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सौरमंडल का कॉन्सेप्ट जानना होगा, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन एक जगह पे होता है, उसके आसपास वही सन है न्यूक्लियस, और उसके आसपास हमारी पृथ्वी घूम रही है, दैट इज़ प्रोटॉन। तो अब हम किसी एक को भी स्टडी कर लें, एक ही बात है सोलर सिस्टम में, चाहे प्लैनेट को देख लें चाहे सन को देख लें, और सन भी अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। या फिर दूसरा एग्जांपल ये ले लें कि पृथ्वी भी घूम रही है और पृथ्वी का उपग्रह क्या है, मून, चंद्रमा, वो भी घूम रहा है। तो पृथ्वी साथ में जो है सूरज के रोटेशन पे भी घूम रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। इसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट यहाँ बैठाने की आपकी कोशिश करना है। फोकस ऑन द नोट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमें वही जो अब तक मैंने आपको बोला था बार बार, अब वो सब रिटन है। जो भी मैं बोलूँगा वो यहाँ लिखा होगा और जो यहाँ लिखा होगा वही मैं बोलूँगा इंडस्ट्री की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें और जो वो रोटेशन हो रही है, जो अपने एक्सेस पे वो घूम रहा है, उसको एक पैरेलली डायरेक्शन में लाने की कोशिश करें, या तो पैरेलली या अपोजिट टू दैट। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है ना। यदि आपको आके कोई बंदा कहे कि ये काम कर दो, तो या तो आप वो काम करोगे, उसके साथ चलोगे, या आप नहीं करोगे, जस्ट अपोजिट चलोगे। इस फिनोमेना को जब वो यूनी डायरेक्शनल हो जाएं, उस फिनोमेना पे आएगा प्रेसिशनल ऑर्बिट विद अ फ्रिक्वेंसी कॉल्ड एज प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी। जिस फ्रिक्वेंसी पे ये शुरू होगा उसको प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट और पैरेलल ओरिएंटेशन। आप उसके साथ चलने लगे, पैरेलली हो गए। इन दिस स्टेट द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय द स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई इज अलाइंड विद द एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। When energy in form of radio frequency is applied and when applied frequency is equal to precessional frequency, absorption of energy occur and NMR signal is recorded. पैरेलल दोनों होंगे, भले ही अपोजिट भी चल रहा होगा तो भी होंगे तो भाई उसी डायरेक्शन में ना। आप उसको हटाओगे भी तो भी रहोगे तो उसी डायरेक्शन में, उसी प्लैनेट पे रहोगे, उसी एक्सिस पे रहोगे। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर्स एंड NMR सिग्नल इज रिकॉर्डेड। वही यूवी वाला फिनोमेना, जो एब्जॉर्प्शन की एनर्जी उसको चाहिए होगी उसी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमें बता देगा कि हम CH3 कंपाउंड है। वही यहाँ है, अगर वो CH3 होगा तो वो तब तक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक कि उस प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी तक ना पहुँचे, यानी जब तक वो एनर्जी उतनी ना हो जाए कि उसके प्रोटॉन पैरेलली हो जाएं या अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर एंड NMR सिग्नल इज रिकॉर्डेड। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा वैसे ही हमें NMR का सिग्नल मिल जाएगा और NMR का सिग्नल हमें इस टाइप का कुछ मिलेगा जो कि अभी हम आगे चर्चा करेंगे। सो बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी द न्यूक्लियस मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड। जब एनर्जी हम लोगों को मिलती है, मैं शांति से बैठा हुआ था सुबह से, मैंने खाना खाया, उसके बाद सोचा वीडियो बनाया जाए, एनर्जी मिली, एनर्जी यूटिलाइज करनी शुरू की, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गए, विच रिजल्ट इन स्पिन रिवर्सिबल और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। जो मैंने यहाँ कहा, या तो स्पिन रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी वो जहाँ था उसके जस्ट अपोजिट, या एंटी पैरेलल बोल लो इसे।
या फिर पैरेलल हो जाएगा, इन विच द मैग्नेटिक फील्ड कॉज बाय द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस अपोज्ड, या तो अपोज करेगा या फिर उसके साथ चलेगा। व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी इज स्टॉप्ड द न्यूक्लियस रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट ऑफ पैरेलल ओरिएंटेशन। मैं तब तक काम करूँगा जब तक कि मेरी एनर्जी ख़त्म होने की तक कगार पे नहीं आ जाएगी। जैसे ही वो उतनी एनर्जी बचेगी मैं वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाऊँगा, ये वीडियो बंद कर दूँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने काफ़ी बोल दिया है। इट शुड बी नोटेड दैट इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट कॉज ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम उतनी एनर्जी ही वो न्यूक्लियस लेगा जितनी उसे चाहिए थी। ये नहीं होगा कि उसको अगर भाई मुझे यदि खाना जो है वो एक लिमिट तक खाना था तो मैं केवल उतना ही खाना खाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो इसी तरह न्यूक्लियस भी उससे ज़्यादा की एनर्जी लेके ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि मैंने एक दिन में 15 दिन का खा लिया और फिर 15 दिन के लिए एक्साइट हो गया, 15 दिन तक रहूँगा, ऐसे नहीं। ये हमारे मानव के अंदर नहीं है, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर ये नहीं है। बट इट मेयरली इंक्रीजेस द प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी, लेकिन प्रीसीजनल फ्रिक्वेंसी में चेंजेस पॉसिबल हैं। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर आर नो टू स्पिन स्टेट एंड देयर इज ओनली वन एवरेज स्पिन। जब तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, न्यूक्लियस जहाँ जा रहा होगा, जिस डायरेक्शन में उसका मन होगा, उस डायरेक्शन में उसका स्पिन चल रहा होगा। टू स्पिन स्टेट्स में वो कभी नहीं आएगा। टू स्पिन स्टेट्स का मतलब या तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में। सो हैंस रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, therefore application of magnetic field and radio frequency is necessary to cause a NMR spectrum। तो भैया वही प्रिंसिपल पे वापस आ गए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को उसको एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। 3 फिनोमेना है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, न्यूक्लियस का अपना रोटेशन है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को भी एब्जॉर्ब करवाना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स से ही हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ये फिर डिटेल्ड कुछ प्रिंसिपल्स की बात करें, 1H NMR, 13C NMR, इनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे या डिटेल्ड प्रिंसिपल्स पे बात करें फॉर द पर्पस ऑफ मास्टर्स, क्योंकि आप अब जूनियर नहीं हैं, आप लोग काफ़ी सीनियर हो गए हैं। जो लोग बैचलर्स में हैं और NMR केवल पढ़ना चाहते हैं वो इनको स्किप कर सकते हैं। सो ए प्रिसीजिंग न्यूक्लियाई इरिडेट विद बीम ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी ऑफ अ करेक्ट फ्रिक्वेंसी, द लो एनर्जी न्यूक्लियाई में एब्जॉर्ब दिस एनर्जी एंड मूव टू अ हायर एनर्जी स्टेट। जनरली जब हम लोग कम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो जो भाई कम खाना यदि दे रहे होंगे तो जिसको ज़्यादा भूख लगी होगी वो जल्दी उस पर झपट्टा मारेगा, ज़्यादा खा लेगा, ये जल्दी खा लेगा एंड मूव टू अ हायर एनर्जी स्टेट, और जल्दी भागने लगेगा, जस्ट लाइक अ बेबी बॉय। द प्रोसेसिंग प्रोटॉन will only absorb energy from the radio frequency source if the processing frequency is the same as the frequency of radio frequency। लेकिन जो मेरे जैसे लोग होंगे या जो एडल्ट्स होंगे वो तभी खाना खाएंगे जब उन्हें भूख लगी होगी, पॉइंट 1, और दूसरा जितना वो खाते हैं उस तरह का उन्हें खाना मिल रहा होगा। एंड दिस आर सेड टू बी रेजोनेंस, द टर्म इज NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है क्योंकि स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रखा है मैंने इस पूरे नोट्स में। 13C NMR जो है वो भी लिटिल मैग्नेट की तरह यूज़ करता है, 12C न्यूक्लियर नहीं देता। 13C कैन बी अलाइंड विथ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अपोज टू इट, या तो उसके साथ चलेगा या अपोज चलेगा, सारी चीज़ें वही होंगी। तो इसको आप लोग अपने एंड से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं द NMR फिनोमेना की। अब तक क्या है, क्यों है, कैसे है, ये चीज़ों के जवाब मिल गए। अब कैसे होता है का जवाब हमें चाहिए। तो क्या क्या होता है इसमें, पहली चीज़ जो मैंने बार बार बोल रखी है, स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस हो रही होगी, द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अभी हम लोग फोकस करेंगे 1H NMR पे, बेसिक वही है, उसी के बेसिस पर 13C NMR बना हुआ है मॉडर्नाइज। 1H NMR इसलिए भी समझने में आसान है क्योंकि 1H इज़ 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन की स्टडी हमें करनी है। बेयर्स एज अ स्पिन बार मैग्नेट बिकॉज इट पोजेस बोथ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मैकेनिकल स्पिन। वहाँ इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक या मैकेनिकल स्पिन भी होगी। तो ये स्पिनिंग न्यूक्लियस क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा। एनी स्पिनिंग चार्ज बॉडी विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। हम लोग एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी मैग्नेट्स लगाएंगे, बार मैग्नेट्स। द प्रोटॉन विल रिस्पॉन्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड विल टेंड टू अलाइन इटसेल्फ विद द फील्ड, या तो उसके साथ चलने लगेगा। फिर भाई एक न्यूक्लियस का अपना मैग्नेटिक फील्ड था, एक बाहर से हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो या तो उसके साथ चलने लगेगा या उसको अपोज कर देगा। द प्रोटॉन कैन अडॉप्ट टू ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आइदर अलाइन विद द फील्ड, ग्लोवर एनर्जी स्टेट दैट इज पैरेलल और अपोज टू द फील्ड, और दूसरा उस फील्ड को अपोज कर देगा द हायर एनर्जी स्टेट दैट इज एंटी पैरेलल। पैरेलल या एंटी पैरेलल, या तो साथ चलेगा या अपोजिट चलेगा।
और प्रिसीजनल मोशन, एक नई चीज़ यहाँ ऐड हुई है प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी के बारे में, हालांकि हम ऊपर चर्चा करते आए हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन इज बिहेविंग एज अ स्पिनिंग मैग्नेट, नॉट ओनली कैन इट अलाइन इटसेल्फ विथ और अपोज एन एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड, बट इट विल मूव इन अ कैरेक्टरिस्टिक वे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो हमें चाहिए था, शुरुआत मैंने की थी कि वो सब अपनी अपनी डायरेक्शन में अपने अपने तरीके से भाग रहे हैं, अपनी अपनी स्पीड पर, सारे न्यूक्लियस सैंपल में प्रेजेंट। हमें उन सबको एक डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में लाना है, या तो पैरेलल लिया जाए या एंटी पैरेलल लिया जाए। वही काम है प्रिसीजनल मोशन। जिस फ्रिक्वेंसी वेव्स पे वो एब्जॉर्ब होगी वो फ्रिक्वेंसी वेव कहलाएगी प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। The only nuclei that exhibit the NMR phenomena are those for which the spin quantum number I is greater than 0, भाई 0 से ऊपर होना चाहिए। Only those nuclei which have a finite value of spin quantum number 1 minus 0 will proceed along with axis of rotation. It is known as spin quantum number I. The spin quantum number I is associated with the mass number and atomic number of the nuclei as follows. तो मास नंबर ऑड होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑड या इवन दोनों चलेगा। स्पिन क्वांटम नंबर होंगे 1/2, 3/2, 5/2। फिर अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों इवन में हैं तो हमें कोई भी NMR स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, और अगर मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर ऑड में है, तो हमें 1, 2, 3 के फॉर्म में स्पिन क्वांटम नंबर मिलेंगे। प्रोटॉन adapts to orientation with respect to an external field, align with field और parallel, opposite to field और anti parallel. The number of allowed orientation is 2i+1, जो कि मैंने ऊपर प्रिंसिपल में एक्सेप्ट कर दिया था। अब आपको आई का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। व्हाट आई इज दैट आई इज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिनका ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। भैया अब बात आई कि डिपेंडेंसी किस पे होगी और कुछ फार्मूलेज। तो फार्मूला जब तक नहीं आता तब तक एनालिसिस कंप्लीट नहीं मानी जाती। एनालिसिस इज मैथमेटिकल। तो जो प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी थी वो सबके लिए डिपेंडेंट थी, उसी से हमें NMR स्पेक्ट्रम मिल रहा था। तो प्रिसीजन फ्रिक्वेंसी जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी, गायरो मैग्नेटिक रेशियो पे डिपेंड करेगा, और थोड़ा बहुत कुछ कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करेगा। सो गायरो मैग्नेटिक रेशियो अब एक नई बला आ गई। तो ये है रेशियो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू का और न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट का, यानी जो न्यूक्लियर अपने आप में मैग्नेट की तरह काम कर रहा था वो मूवमेंट, और एंगुलर मोमेंटम का। मूवमेंट और मोमेंटम तो अलग अलग चीज़ें। NMR फिनोमेना कैन बी एग्जिबिट बाय न्यूक्लियाई फॉर विच न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई इज़ ग्रेटर दैन 0। स्पिन क्वांटम नंबर ग्रेटर होने चाहिए, और वो ग्रेटर नहीं है, इसीलिए वो इवन वाले नहीं दे रहे थे, जो प्रिंसिपल में हमने चर्चा की थी। वीडियो आई होप लंबा हो रहा होगा, तो हम लोग स्पेक्ट्रम और रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा करके वीडियो को ओवर करते हैं। आप लोग तो खैर धीरे धीरे करके भी देख सकते हैं। NMR स्पेक्ट्रम क्या है? अब तक क्रोमेटोग्राफी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहाँ क्रोमेटोग्राम था, यह NMR स्पेक्ट्रम है। जैसे IR में स्पेक्ट्रम था वैसे ही NMR में भी हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो NMR में स्पेक्ट्रम मिलने का जो एक ग्राफ टाइप का मिलेगा वो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी के जस्ट, यानी इंटेंसिटी रखेंगे हम लोग बाई एक्सिस पे और फ्रिक्वेंसी रखेंगे एक्सिस पे, और वो हमें एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और उस सिग्नल को इंटरप्रेट करके हम लोग जानकारी ले पाएंगे कि हमारे सैंपल में क्या है। जब आप सेकेंड ईयर में या अपने प्रोजेक्ट के दौरान अपने सैंपल को आइडेंटिफाई कराने के लिए भेजेंगे तब ये चीज़ें आपको काम आएंगी, तब आप ये इंटरप्रेट करेंगे। ये शील्डिंग डी शील्डिंग का जो अभी कॉन्सेप्ट है वो छोड़ दीजिए, मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा क्योंकि आपके सिलेबस में इसको बाद में दे रखा है, एम फॉर्म के सिलेबस में। रेफरेंस स्टैंडर्ड हालांकि यहाँ एक नई चीज़ है जो IR से इसको डिफ्रेंशिएट करती है। रेफरेंस स्टैंडर्ड के फॉर्म में टेट्रा मिथाइल साइलिन यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ टेट्रा मिथाइल साइलिन? आप लोगों ने शायद जो है कार्बन और उससे एसोसिएटेड 4 बैलेंसीज पड़ी होंगी। CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन और उसके आसपास हाइड्रोजन लगे होते हैं, उसको रिप्लेस किया जाए और C के आसपास लगाए जाएँ 4 CH3, और फिर वो सेंटर वाले C को रिप्लेस करके लगाया जाए SI। दैट विल बी टेट्रा मिथाइल साइलिन स्ट्रक्चर। ठीक, एक साइलिन, टेट्रा यानी 4 मिथाइल ग्रुप उससे अटैच, दैट इज टेट्रा मिथाइल साइलिन। ठीक है, सिलिकॉन पुशेस इलेक्ट्रॉन इनटू द मिथाइल ग्रुप ऑफ TMS बाय अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दिस पावरफुल शील्डिंग इफेक्ट मीन्स TMS प्रोटॉन्स कम टू रेजोनेंस एट लो फ्रिक्वेंसी। अब ये जो चीज़ें हैं इसको मत पढ़िए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से शायद नहीं पूछा जाएगा, या मेरे हिसाब से ये इतना काम नहीं आता।
आपने हमें यहाँ सैंपल एनालिसिस करना है, तो हम लोग सैंपल एनालिसिस के लिए TMS के कंपैरिजन में अपने सैंपल की जो हमें पीक्स मिलती हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटी पीक मिलती है वो पीक इंटरप्रिटेशन में जो है TMS की मानी जाती है, एंड दैट इज़ रेफरेंस स्टैंडर्ड। TMS एक इंटरनल स्टैंडर्ड की तरह यूज़ होता है और इसी से हम पोजीशन पता करते हैं 1H की, C13 की, SI29 की, जितने भी ऑड नंबर वाले न्यूक्लियस होंगे उनका इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों होता है, क्यों TMS को यूज़ करते हैं, TMS की जगह और किसी को यूज़ नहीं करते? सो TMS जो है उसमें 12 प्रोटॉन्स हैं एंड और ऑल आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। इट इज़ केमिकली इनर्ट है, किसी सैंपल से रिएक्ट करके कुछ नया नहीं बनाएगा। मिसिबल है, लार्ज रेंज ऑफ सॉल्वेंट्स के साथ आसानी से मिल सकता है। हाईली वॉलेटाइल है, कैन बी इजीली रिमूव टू गेट बैक द सैंपल। हमें बाद में हमारा सैंपल प्योर फॉर्म में चाहिए तो ये भी हो जाएगा, वॉलेटाइल है। इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन intermolecular association with the sample. Its resonance position is far away from absorption due to protons in most organic molecule। यानी ये किसी भी पीक्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आसानी से जो है इसका हमें पता लग जाएगा कि ये TMS की पीक है, क्योंकि वो सबसे पहले और उस स्टेट में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें पता नहीं लगेगा। सोडियम साल्ट ऑफ ट्राईमिथाइल साइलेट या प्रोपेन सल्फोनेट को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है ये, चूँकि सॉल्ट है, एंड जनरली यूज फॉर वाटर सॉल्युबल सैंपल्स इन ड्यूटोरियम ऑक्साइड। हम लोग यहाँ हाइड्रोजन वो H2O नहीं लेते हैं वाटर वाला, यहाँ हम ड्यूटोरियम ऑक्साइड यानी D2O लेते हैं, H2O की जगह D2। सॉल्वेंट्स वगैरह की चर्चा हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और बात वही है कि मुझे मेरे ग्राउंड स्टेट में भी वापस आना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम लोग इस सीरीज़ में NMR को 3 से 4 वीडियोज़ 3 से 4 पार्ट्स के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।